बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा, प्रोग्राम आरपी स्पोर्ट्स के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ गेस्ट हैं एक प्रोफेशनल प्लेयर मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूं सर। आज जैसा कि आपको पता है इस वक्त वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप करीब है और हमारा जो पाकिस्तानी स्क्वाड है उस पे पहले ही बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की जद में था और उसमें बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। आज हम उन तब्दीलियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नेशनल T20 इस वक्त प्रोग्रेस में है, राउंड 2 में है और उसमें बहुत सारे प्लेयर की परफॉर्मेंस सामने आ रही है। उस प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल T20 में इस वक्त 3 तब्दीलियां की गई हैं। 3 तब्दीलियों में 3 एडिशन किए गए हैं, फखर जमान, सरफराज और साथ में हैदर अली बहुत अच्छा एडिशन है, क्योंकि आपको पता है उसका रिकॉर्ड आप अवैस जानते हैं कि हैदर अली बहुत अच्छा मतलब पाकिस्तान का टैलेंट है, लेकिन वो इंटरनेशनल मैचेस में नहीं चल सके। जी बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, अगर हैदर अली की बात की जाए तो एक अच्छा टैलेंट है, उभर कर सामने आया और अपने फर्स्ट मैच में उसने 50 रन स्कोर किए इंग्लैंड में। और दुनिया जो क्रिकेटर्स हैं उनकी नजर हैदर अली पर जम गई, सोचा कि ये अच्छा परफॉर्म, बहुत अच्छे पावर हिटर है बिल्कुल। और इस टाइम करंट फॉर्म लगी हुई है उनकी, जिसकी बिना पर उनको आपको क्या लगता है हैदर अली की इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें परफॉर्मेंस ना करने की क्या वजूहत है? क्या उसको उसके नंबर के अकॉर्डिंग नहीं भेजा जा रहा? सर नंबर्स के अकॉर्डिंग तो भेजा जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नेशनल और डोमेस्टिक में एक फर्क होता है। इंटरनेशनल एक प्रेशर होता है क्रिकेट का, मेरे ख्याल से वो शायद उस प्रेशर को बेयर नहीं कर पा रही, जिस वजह से वो परफॉर्म वैसा नहीं कर वैसे भी वो यंग प्लेयर है शायद इस वजह से। अच्छा, सरफराज का जो एडिशन हुआ है, जी इसके हवाले से देखिए, हमें एक प्रॉपर विकेट कीपर की तो जरूरत थी और आजम खान को हम कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते थे। खुदा ना खास्ता अगर रिजवान विकेट कीपिंग नहीं कर पाते किसी वजह की, किसी बुनियाद की वजह से, तो आजम खान एक प्रोफेशनल विकेट कीपर नहीं थे और हमारे पास इस वक्त स्क्वाड में कोई भी नहीं था। जी तो सरफराज आपको पता है पाकिस्तान का मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन रह चुका है और सरफराज अहमद एक सीनियर प्लेयर है। तो आपको पता है जहां पे यंगस्टर हैं वहां पे सीनियर प्लेयर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे स्क्वाड में। तो सरफराज का एडिशन आपके ख्याल में कैसा रहा? मेरे नजर में जो सरफराज का एडिशन है ना डॉक्टर साहब, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल किरदार अदा करता है आपकी T20 स्क्वाड में और उनका हिस्सा बनता भी था। मेरे ख्याल से एक ज्यादती हो रही थी वसीम खान की तरफ से और वो इस तनकीद की जद में भी थे कि सरफराज को T20 स्क्वाड में होना चाहिए। और जो अब वो बैक हुए, मेरे ख्याल से उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा काउंट करेगा, बहुत ज्यादा मैटर करेगा और वो मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा किरदार अदा करते हैं आपकी जीत निभाने के लिए। और उसके अलावा सर उसके जो मशवरे हैं, उनकी जो ओपिनियन है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर देखा जाए तो वो एक लिहाज से आपकी T20 की जो स्क्वाड है नंबर 1 टीम बनाने वाले हैं, उनका बड़ा अहम किरदार है। आप उनको ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आप देख रहे हैं, ठीक आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन एक अरसे से सरफराज की बैटिंग में कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली। आप देखें कि वो फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको पता है सरफराज धोखा नहीं देता, एक स्लोगन फेमस हुआ था, तो उस फॉर्म में नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको पता है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहे पिछले दिनों। लेकिन ये एक अच्छी बात है, सरफराज को जो हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें ऐड किया गया। अब आ जाते हैं फखर जमान की तरफ। फखर जमान माशाल्लाह से बहुत अच्छा एडिशन, मैं पर्सनली चाहता था फखर जमान रिसेंटली साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। एक अच्छा एडिशन फखर जमान का होना जरूरी था। देखिए, हमारा जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, जो जेन्युइन ओपनर है वो नहीं खेल रहे, क्योंकि जो फखर जमान की एक्चुअल प्लेस है वो ओपनिंग है, ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली। और रिजवान और बाबर आजम बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप, मतलब उनका केमिस्ट्री मैच होती है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप दे रहे थे, जिसकी वजह से जो जेन्युइन ओपनर थे हमारे, जिनमें एक फखर जमान और दूसरा शर्जील खान, इनकी स्क्वाड में जगह नहीं बन पा रही थी। जब एक ओपनर 5th या 4th नंबर पे आता है तो वो किस तरह परफॉर्म करेगा, मुझे बताएं। डॉक्टर साहब आप ये चीज देखें ना कि फखर जमान है, उससे जो अवाम और जो उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो पावर हिटर है,
ٹھیک ہے, آپ کا وہ چیمپئن ٹرافی کا ہیرو ہے, اسے فخر پاکستان بھی کہا جاتا ہے. عوام اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ اوپننگ کرے, چوکے چھکے لگائے, رنز کے انبار لگائیں. لیکن اب ایک جو بیٹسمین ہے نا, اگر آپ مجھ سے بات کریں, اگر میں ایک پروفیشنل پلیئر ہوں, اب میں آل راؤنڈر ہوں, بیٹنگ بھی کرتا ہوں, بالنگ بھی کرتا ہوں, میرا ایک جو مڈل آرڈر میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر بنتا ہے اور وہ اوپنر ہے اور وہ کنسسٹینسی کے ساتھ اوپننگ کرتے ہیں, اگر اس کا جو نمبر آپ ریپلیس کر دیں گے چوتھے یا پانچویں نمبر پر, میرے خیال سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں فارم بھی اس طریقے سے سر ڈاکٹر صاحب کنٹینیو بھی نہیں کر سکتے. بالکل, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمیں ایک اچھا ایک تسلسل کے ساتھ اوپننگ جو ہمیں اچھی ملتی آ رہی ہے. آپ دیکھیں 60 70 80 تک وہ آرام سے لے کے جاتے ہیں پارٹنرشپ, اوپننگ پارٹنرشپ. جب ہمیں ایک اچھی اوپننگ پارٹنرشپ مل جاتی ہے تو ہمیں ایک اچھا ٹوٹل مل جاتا ہے. تو سرفراز اور بابر اعظم اور رضوان, اس کی پارٹنرشپ کو تو ہم نہیں ختم کر سکتے. تو یہ ہمارے لیے ورلڈ کپ کے لیے ایک بہت بڑا ایج ہے کہ ہم اس کے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ رضوان اس وقت 2021 کا ٹاپ سکورر بھی ہے. بالکل بالکل, اور اس کی جس طریقے سے فارم لگی ہوئی اور جس طریقے سے وہ اسٹرائک روٹیٹ کرتا ہے. دیکھیں جو اوپننگ کرنی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں کہ آپ آئے اور صرف ہٹ کریں, آپ نے سچویشنز اور کنڈیشنز کے لحاظ سے بھی چینجنگ کرنی ہوتی ہے, اور جو کہ بابر اعظم اور رضوان میں یہ چیز ہے. بابر اعظم کو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ ون آف دی وائز کیپٹن, ایک بہت سمجھدار اور ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ جو ہے نا بیٹسمین ہے. ایز اے بیٹسمین میں ان کو بہت فین ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کور ڈرائیو, کیا بات ہے, بابر اعظم سے زیادہ اچھی کور ڈرائیو نہیں کھیل سکتے. اور بہت دنیا میں جتنے بھی کھلاڑی ہیں بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں بابر اعظم کی اس حوالے سے کہ بہت اچھی کور ڈرائیو کھیلتے ہیں, اور ویسے بھی بہت زیادہ سمجھدار بیٹسمین ہیں. لیکن ایز اے کیپٹن ابھی ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ بالنگ تبدیل کرنی ہوتی ہے وہاں پہ وہ شاید ڈیسیجن نہیں لے پاتے. جہاں پہ پیک اوور چل رہے ہوتے ہیں, لاسٹ سیشن چل رہا ہوتا ہے, وہاں پہ وہ ان کا ڈیسیجن تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا کیا خیال ہے ٹائم لگے گا؟ میرے خیال سے ایک جو کیپٹنسی اس کا ایک علیحدہ سے پریشر ہوتا ہے. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے, دیکھیں وراٹ کوہلی نے T20 کے بعد وہ اپنی کیپٹنسی سے وہ بالکل دستبردار ہو رہے ہیں, وہ چھوڑ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, دوسرا یہ کہ جو بابر اعظم کو کیپٹنسی دی گئی ہے نا, میرے خیال میں ایک پریشر بھی ہے, اور نیو کیپٹن ہے, برڈن آیا ہے, اور وہ اپنی مرضی سے کچھ پلیئرز کو ایڈ بھی کرنا چاہتے تھے اسکواڈ میں, جو کہ ان کے چیف سلیکٹرز کے ساتھ کچھ ایشوز بھی بنے. اور میرے خیال سے ان کو تھوڑا سا اگریسو ہونا پڑے گا, ڈیسیژن لینا پڑے گا ایٹ دی اسپاٹ. دیکھیں اگر آپ ان کے انٹرویو اٹھا کے دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں کہ وہ بولڈ ڈیسیژن لیتے تھے. تو اسی طریقے سے اگر بابر اعظم بھی اپنی ٹیم کو لیڈ کرنا چاہتے تو ان کو فرنٹ پر آنا پڑے گا, اور اسی ایکسپیرینسز ایسے وہ حاصل کریں گے, اور ایکسپیرینسز سے انسان سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے, اور اس طریقے سے آگے. لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس لینے کا چانس نہیں ہے, کیونکہ ورلڈ کپ آ رہا ہے, اور ورلڈ کپ ہم نے جیتنا ہی ہے انشاءاللہ. اس وقت جو اسکواڈ میں تبدیلی کی گئی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی. خوش دل بہت اچھے بیٹسمین تھے, اور وہ 5th 6th نمبر پہ بہت اچھا کھیلتے تھے, لیکن ہمارے پاس اور اچھے آپشن موجود تھے, جس میں ہمارے پاس بہترین حفیظ والا آپشن ہے, جو کہ بہت اچھا ورلڈ کلاس کا آل راؤنڈر ہے. اچھا, اگر یہاں پہ میں بات کروں شعیب ملک کی, تو مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں یو اے کی پچز پہ شعیب ملک کا ریکارڈ سب سے بیسٹ ہے, بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, اور اسپیشلی انڈیا کے خلاف تو شعیب ملک بہت اچھا کھیلتے ہیں. تو شعیب ملک کا اسکواڈ میں نہ ہونا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا اس میں جو ذاتی خیال ہے کہ شعیب ملک کا ٹیم میں ہونا بنتا بھی تھا. دیکھیں ایک ایکسپیرینس پلیئر ضرور ہونا چاہیے, نو ڈاؤٹ حفیظ ہے, وہ بالنگ بھی کرتے ہیں, بیٹنگ بھی کرتے ہیں, لیکن مڈل آرڈر میں ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. مڈل آرڈر میں ہمارے پاس کنسسٹنسی نہیں ہے. شعیب ملک کا ایک ایج ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں وہ بالنگ بھی کرتے ہیں اور وہ بیٹنگ بھی کرتے ہیں, اور وہ اس طریقے سے جو اسٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یوزویندر چہل ہے, ان کا ایک بیان تھا ان کے بارے میں کہ میں نے اسٹیو اسمتھ سے زیادہ بہتر ان کو دیکھا اگر یہ سنگلز جس طریقے سے لیتے ہیں. تو میرے خیال سے ان کا ہونا بنتا بتا, یہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہے کہ وہ ٹیم میں نہیں ہے. بالکل, شعیب ملک کا نہ ہونا ہمارے لیے بھی تھوڑا سا وہ ہے. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی جو پراپر اسپنر ہے وہ اس وقت ٹیم کا حصہ نہیں ہے. یعنی اگر شاداب بھی ہے, اس کو ہم ایک جو اسپنر میں کوالٹیز ہونی چاہیے ایک پراپر, تو وہ اس پہ نہیں پائی جاتی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں
एक्सपेक्टेशंस अवाम की बहुत ज़्यादा होती है। शादाब इस टाइम वाइस कैप्टन भी है, उनसे एक्सपेक्टेशंस है इवन कि उन्होंने अपने आप को एज ऑलराउंडर बहुत एग्रेसिव खेलने लगे, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितनी अवाम को, आपको और मुझे एक्सपेक्टेशंस है उनसे कि वो बॉलिंग में विकेट्स लेके दे। अब देखिए उस्मान कादिर एक अच्छे स्पिनर, लेकिन उनको एज अ रिजर्व प्लेयर, एज अ ट्रैवलर लेके जा रहे। अगर वो टीम में होते तो हो सकता है चेंजिंग हो सकती थी। बिल्कुल जाहिद महमूद है, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, वो टीम में आए भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको किस वजह से बाद में इंक्लूड नहीं किया गया। जाहिद महमूद है, उनको भी शायद चांस दिया जा सकता है, लेकिन वही आपको वाली बात कि फाइनल है T20 वर्ल्ड कप है, हम इतने ज्यादा चांस नहीं ले सकते, हमें जीतना है। लेकिन हमने जीतना है, लेकिन मेरा दिल है कि धानी को खिलाना चाहिए था। धानी को एक दफा फिर इन्होंने रिजर्व प्लेयर में रखा। आप यकीन करें कि मैं बहुत अरसे से क्रिकेट को बहुत कीनली ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, बहुत मुझे शौक है, क्रेज है क्रिकेट का, ठीक है, और इस एज में भी मैं खेलता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि शोएब अख्तर के बाद अगर कोई अच्छा बाउंस करने आया है जो बहुत बेहतरीन किस्म का बाउंस है, उनकी याद दिलाता है, वो धानी है। एक एनर्जेटिक प्लेयर, यंग प्लेयर, और जो PSL में बहुत अच्छा कमाल दिखा देता है। तो धानी को इन्होंने वेस्ट इंडीज भी लेके गए, नहीं खिलाया। मतलब वेस्ट इंडीज का तो पूरा दौरा ही वो बारिश की नजर हो गया। इसके अलावा वो जिम्बाब्वे में लेके गए, वहां पे नहीं खिलाया, लेकिन इनको ट्राई करवाना चाहिए था। अब ये रिजर्व प्लेयर्स में है, मैं ये चाहता था कि 15 का जो स्क्वाड है उसमें धानी को होना चाहिए था। हारिस रऊफ मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोर खा जाते हैं और धानी अच्छी विकेट्स ले लेता है। तो हारिस रऊफ और धानी का आपको क्या लगता है? क्या डॉक्टर साहब, अभी कल ही मैं शोएब अख्तर का YouTube चैनल पे उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बहुत ज्यादा जो धानी की बात की है, उन्होंने कहा कि बहुत अरसे बाद कोई ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर इतना एग्रेशन है। देखिए शोएब अख्तर का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, वो बैट्समैन के साथ इवन के छेड़खानियां करते थे, उनको उनका माइंड चेंज करते थे, एग्रेशन उनको दिखाते थे। इतने इतने बड़े बॉल रखे हुए थे, बॉलर जब इतनी दूर से भाग कर आता है, बैट्समैन डरता है। तो उन्होंने धानी को बहुत ज्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ये स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। देखिए हारिस रऊफ है, नो डाउट एक अच्छा टैलेंट है, नीचे लोकल लेवल से निकल कर आया है और लाहौर कलंदर ने इसको लेकर आने वाला है, T20 स्क्वाड का हिस्सा है, बिग बैश खेल चुका है, दुनिया की नंबर 1 लीग्स में खेल चुका है, लेकिन देखिए उसकी परफॉर्मेंस उस लिहाज से नहीं है जैसी होनी चाहिए, जितना एक्सपीरियंस आ चुका है। देखिए हम अब इंडिया के मैच में ऐसा नहीं कर सकते कि इतने ज्यादा रन की अंबार लग जाए कि हमारे बैट्समैन तो पहले ही डॉक्टर साहब देखिए जब ज्यादा हदफ होता है, टारगेट होता है, वो कंफ्यूज होता है, एक बैट्समैन के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब हमारे बॉलर्स अगर इतने रन खा लेंगे तो हम किस तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वन डाउन की बात करते हैं, तो वन डाउन में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? मुझे ये लगता है सुहेब मकसूद, क्योंकि PSL में अगर आप देखें कंडीशंस वही UAE, जब UAE गए तो मुल्तान सुल्तान का सारा पलड़ा ही बदल गया। सुहेब मकसूद वन डाउन और कंडीशंस UAE की बहुत अच्छा परफॉर्म किया वन डाउन में, वर्ल्ड कप भी UAE में है। आपको क्या लगता है फखर जमान और सुहेब मकसूद में से वन डाउन किसका हक? डॉक्टर साहब एक बंदे को बोल रहे हैं जिसको अभी इंक्लूड किया गया, हैदर अली, वो भी वन डाउन आता है, और जिस तरीके से उसकी करंट फॉर्म लगी हुई है ना, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सेट करना, आप ये कहते हैं आप 3 लोगों के दरमियान कंपटीशन रहेगा। देखिए फखर जमान आया, उसको आप वन डाउन खिलाते हैं, हैदर अली को खिलाते हैं, सुहेब मकसूद की आप बात करें, उसने UAE में परफॉर्म किया है और बहुत, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, नो डाउट। उसने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी है जिसकी बिना पर वो टीम में है। लेकिन अब आप कॉम्बिनेशन बनाए, आपकी नजर में क्या बन सकता है? मैं तो ये कहूंगा कि सुहेब मकसूद को आना चाहिए। पता है क्या, सुहेब मकसूद का असल नंबर वन डाउन ही है और बहुत एग्रेसिव होकर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उसने PSL में, शायद टॉप स्कोरर था PSL का, बिल्कुल, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने। और खास तौर पे मैं इसलिए रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि PSL भी UAE की उस पे था, जो PSL का दूसरा जो पार्ट हुआ है, और अब वर्ल्ड कप भी UAE में होने जा रहा है, तो उन पिचेस पे ये बहुत अच्छा खेल सकता है। इसके अलावा जो सुहेब मकसूद के बारे में इवन के पता चला कि इसने खुद ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये वन डाउन खेलना चाहता है। मतलब एक प्लेयर आपको खुद कॉन्फिडेंस देता है ना, जबकि मैं ये करना चाहता हूँ, और मैनेजमेंट उसको वो जब चांस देती है तो इवन के जब उसको अप्रिशिएट किया जाता है और वो परफॉर्म करता है, तो इट्स मीन उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर जाता है। तो आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि अगर उससे वन डाउन चांस दिया जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरीके से परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। और
पीसीबी में काफी सारी चेंजेस की गई, स्पेशली जो चेयरमैन पीसीबी हैं रमीज राजा, आपके हम नाम, बिल्कुल मेरे हम नाम, तो वो ऐड हुए हैं। वो उन्होंने उनकी वजह से, उनके आने के बाद, उनकी वजह से नहीं सॉरी, उनके आने के बाद दौरा न्यूजीलैंड जो है ना वो खत्म हुआ और फिर इंग्लैंड ने विड्रॉ करवा लिया। हाँ, और रिसेंटली 2 दिन बाद की ये खबर है जिसमें न्यूजीलैंड ने ये कहा है कि हम रीशेड्यूल करना चाहते हैं। ये रमीज राजा ने ये खबर रिवील की है। तो क्या समझ लगता है आपको कि रमीज राजा कैसे चेयरमैन साबित होंगे? देखिए, रमीज राजा जब वो फर्स्ट एंट्री हुई है तो उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड हमारे पास आकर एक हफ्ता रहने के बावजूद अपना जो शेड्यूल है उसको विड्रॉ करवा लेता है। इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया और उनके लिए मेरे ख्याल से एक दो उनके जो पीसीबी का पार्ट है वो उनका इनके साथ इख्तलाफ भी उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं कि इस्तीफे भी इनके सामने दे दिए। तो उसकी रीज़न ये भी थी कि वो समझते हैं कि ये जब आएंगे तो इन्होंने मैनेजमेंट चेंज करनी है, टोटल मैनेजमेंट चेंज करनी है, टोटल जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसे चेंज करना चाह रहे हैं। तो इनकी एक किस्म का एक एम सेट किया हुआ है इन्होंने। मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा इनको ऐसे एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, हर बंदे को साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप इतना ज्यादा एग्रेशन का इजहार करेंगे, मुजाहरा करेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किलात का सामना होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन होगी हमारी जो चीफ सिलेक्टर है उनके साथ, तो हमारे पास एक अच्छी टीम देखने को आएगी रमीज राजा की वजह से, क्योंकि ये बहुत कीनली सारी चीजों को देखते हैं और एक अरसे से ये, हाँ, वर्ल्ड कप में जो हम एक बहुत मजे की चीज मिस करने जा रहे हैं वो है कमेंट्री का। हम बहुत ज्यादा मिस करेंगे रवींद्र राजा की कमेंट्री, क्योंकि उनकी कमेंट्री से एक अलग ही मजा आता था हमें। अच्छा, हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं, तो आपके ख्याल में एक बैलेंस टीम बन गई है अब इस वक्त? देखें, मेरे ख्याल से अब बैलेंस टीम बन चुकी है। अगर आप ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो बाबर आजम के साथ रिजवान हो गए, 1 डाउन पे 2 आपके पास ऑप्शन है, या तो हैदर अली हो गई या शोएब। मिडिल ऑर्डर में कौन बेस्ट था? देखिए, सरफराज को अगर बहुत मुश्किल चांस है अगर रिजवान के होते हुए, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अब ज्यादा चांस है हफीज और फखर जमान को चांस दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फखर जमान मुझे नहीं लगता मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म, उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस है आप रिकॉर्ड देखें तो मिडिल ऑर्डर में उसका एवरेज बहुत कम, बहुत लो है। ठीक है, और बाद ऐसी अच्छी ओपनिंग मिल जाए तो मिडिल ऑर्डर को अग्रेसिवली खेलना पड़ता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और मिडिल ऑर्डर को उस तरह की हिट्स खेलनी पड़ती है, और फखर आदम इस तरह की हिट में हमेशा बैट लग उनकी चलती है। और डॉक्टर साहब एक चीज, लेकिन आसिफ अली मिडिल ऑर्डर बिल्कुल अच्छा है। आसिफ अली को बिल्कुल नहीं चला इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर बॉलिंग में आए तो हमारे पास शाहीन और हसन अली एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उसके साथ आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, हारिस रऊफ भी ऐड हो सकता है, उसके साथ कोई भी कंबाइन हो सकता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में रहेगा हमारी टीम का और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। डॉक्टर साहब, और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि देखें, अब जो टीम सेलेक्ट होनी थी वो हो गई है। मेरे ख्याल से अब इनको क्रिटिसाइज करने की बजाय हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त हमें उनको सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको हमारी सपोर्ट की जितनी जरूरत है वो करेज की जरूरत है। इस वक्त जो भी फाइनल हो गया है, इस वक्त उन तमाम खिलाड़ियों को हम करेज करें, सपोर्ट करें और इंशाल्लाह ये कप हमारे लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। और इस वक्त मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। वैसे बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम का हिस्सा रहे और बहुत मजा आया स्क्वाड के हवाले से बात करके। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे फिर दोबारा बात होगी एक नए टॉपिक के साथ। वर्ल्ड कप के हवाले से ही इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा आपसे चाहूंगा इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान।